नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मुरादाबाद के रहने वाले कुलदीप गुप्ता की पत्नी सुनीता, बेटी इशिता और बेटे दिव्यांशु के लिए वो खुशी का दिन था, क्योंकि उस दिन यानी 4 जून 2021 को कुलदीप गुप्ता का जन्मदिन था। इसलिए घर के सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके जन्मदिन पर विश करने की योजना बना ली थी। पत्नी सुनीता शाम के वक्त इस मौके पर आने वाले मेहमानों की खातिरदारी के इंतजाम में जुटी हुई थी, जबकि बेटी इशिता और बेटा दिव्यांशु सजावट और केक के इंतजाम का जिम्मा उठाए हुए थे। सभी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और उपहार देने के सरप्राइज एक दूसरे से छिपाए हुए थे। दिन के ठीक 12 बजे सुनीता के पास पति कुलदीप का अचानक फोन आया। उन्होंने फोन पर कहा कि वो घर का सब काम छोड़कर तुरंत बैंक जाए और 4 लाख रुपए निकालकर दुकान में मुस्तफा को दे आए। सुनीता अभी इतने पैसे के बारे में पति से कुछ पूछती कि इससे पहले ही कुलदीप ने गंभीरता से कहा कि बहुत ही अर्जेंट है, वो देरी ना करे। मुस्तफा घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उनकी हार्डवेयर की दुकान का सेल्समैन था। सुनीता को पता था कि कारोबार के सिलसिले में पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, फिर भी कैश में इतनी बड़ी रकम लेकर सोच में पड़ गई। फिर भी उसने पैसों को लेकर अपने दिमाग पर जोर नहीं डाला, क्योंकि अचानक उसे ध्यान आया कि कुलदीप कुछ दिनों से एक सेकंड हैंड कार खरीदने की बात कर रहे थे। उसने सोचा शायद उन्होंने उसके लिए पैसे मंगवाए हो। सुनीता को भी जन्मदिन का गिफ्ट खरीदने के लिए जाना था। तय किया कि वो दोनों काम एक साथ कर लेगी और दोपहर 1:30-2 बजे तक वापस घर लौटकर बाकी की तैयारियों में लग जाएगी। सुनीता ने पति के कहे अनुसार ठीक 12:30 बजे मुस्तफा को पैसे वाला थैला पकड़ाया और जाने लगी। मुस्तफा सिर्फ इतना बता पाया कि कोई पैसे लेने आएगा, उसे देना है। सुनीता ने कहा, ठीक है, पैसे संभाल कर रखना, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। उसके बाद सुनीता ने पास ही एक शोरूम से कुछ शॉपिंग की और घर आकर बाकी का काम निपटाने में जुट गई। सुनीता के पास दिन में 2:30 बजे के करीब कुलदीप का फोन आया। उन्होंने पैसे मिलने की जानकारी दी। सुनीता ने शाम को जल्दी घर आने के लिए कहा, लेकिन इसका कुलदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम के 4 बज गए थे। दिव्यांशु ने अपने पिता को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। वो माँ से बोला, मम्मी पापा का फोन बंद आ रहा है, क्यों फोन करना है पापा को? सुनीता बोली, 4 बज गए हैं, उनको जल्दी आने के लिए बोलना है। दिव्यांशु ने कहा, अरे आ जाएंगे समय पर, मैं मुस्तफा को बोलकर आई हूँ जल्दी घर आने के लिए। सुनीता बोली, मगर मम्मी पापा का फोन बंद क्यों है? दिव्यांशु ने सवाल किया। बंद है? अरे नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, थोड़ी देर बाद फोन करना, सुनीता बोली। दिव्यांशु ने माँ के कहे अनुसार 10 मिनट बाद पापा को फिर फोन लगाया। अभी भी उनका फोन बंद आ रहा था। उसने माँ को फोन लगाने के लिए कहा। सुनीता ने भी फोन लगाया, उसे भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। उसने 2-3 बार फोन मिलाया, मगर फोन नहीं लगा। उसे अब पति की चिंता होने लगी। वो 4 लाख रुपयों को भी लेकर चिंतित हो गई। अनायास मन में नकारात्मक विचार आ गए, कहीं पैसे के कारण कुलदीप के साथ कुछ हो तो नहीं गया। देरी किए बगैर सुनीता ने फोन ना लगने की बात अपने जेठ संजीव गुप्ता और दूसरे रिश्तेदारों को बताई। उन्हें भी चिंता हुई और कुलदीप के हर जान पहचान वाले को फोन लगाया गया। कहीं से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। परिवार के लोग परेशान हो गए। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे उनकी चिंता और गहरी होने लगी। इशिका और दिव्यांशु रोने बिलखने लगे। रात के 11 बज गए थे। कुलदीप के बड़े भाई संजीव गुप्ता ने कुलदीप के लापता होने की जानकारी थाना पगबड़ा के थाना प्रभारी योगेंद्र यादव को दे दी। सुनीता ने उन्हें दिन भर की सारी बातें बताई कि किस तरह कुलदीप ने अचानक पैसे मंगवाए और उनके अलावा किसी की भी कुलदीप से फोन पर बात नहीं हो पाई। पैसे की बात सुनकर पुलिस ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि लेन देन के मामले में कुलदीप कहीं फंसा होगा या फिर उसकी हत्या हो गई होगी। इसकी सूचना थाना प्रभारी योगेंद्र ने अपने उच्च अधिकारियों को दी और आगे की कार्रवाई में जुट गए। अगले दिन पुलिस ने कुलदीप की दुकान के खास कर्मचारी मुस्तफा से पूछताछ शुरू की। मुस्तफा ने बताया कि दुकान खोलने के कुछ समय बाद ही वो किसी के साथ एक मरीज को देखने के लिए अस्पताल जाने की बात कहते हुए चले गए थे।
उस वक्त 9:30 बजे का समय था। मुस्तफा ने बताया कि जाते समय कुलदीप ने लौटने में देर होने की स्थिति में बाइक को वहीं किनारे लगाकर दुकान की चाबियां घर दे आने को कहा था। थाना प्रभारी ने मुस्तफा से उस रोज की पूरी जानकारी विस्तार से बताने को कहा। मुस्तफा ने 4 जून 2021 को दुकान खोले जाने के बाद की सभी जानकारियां इस प्रकार दी। सुबह के 9 बजे हर दिन की तरह कुलदीप अपनी ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान पर पहुंच गए थे। उन्होंने कर्मचारियों को चाबी देकर दुकान खोलने को कहा। उनका अपना मकान करीब आधे किलोमीटर दूरी पर मिलन विहार मोहल्ले में था। उनके भाई संजीव गुप्ता का मकान भी वहां से 500 मीटर की दूरी पर था। चाबियां सौंपने के बाद कुलदीप ने अपने खास कर्मचारी मुस्तफा को अलग बुलाकर बताया कि वो एक परिचित को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने हिदायत भी दी कि उन्हें वहां से लौटने में देरी हो सकती है, इसलिए आज दुकान की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। कुलदीप गुप्ता ऐसा पहले भी कर चुके थे, इसी वजह से मुस्तफा ने उस रोज की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त सड़क की दूसरी ओर बाइक पर एक आदमी आया। वो हेलमेट पहने हुए था। कुलदीप उसकी बाइक पर बैठकर चले गए। ये सब 5-7 मिनट के अंदर ही हो गया था। दुकान के कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। सेल्समैन का काम संभालने वाला मुस्तफा काउंटर पर आ गया। इस तरह दुकान की दिनचर्या शुरू हो गई। मुस्तफा ने बताया कि दोपहर होने पर दुकान की चहल पहल थोड़ी कम हो गई। 12 बजे के बाद बगैर किसी सूचना के कुलदीप की पत्नी सुनीता जब दुकान पर पहुंची तो वो चौंक गया। उन्होंने अपने हैंडबैग से निकालकर एक मोटा पैकेट पकड़ा दिया। पैकेट के बारे में पूछने से पहले ही सुनीता ने बताया कि उसके पति ने 4 लाख रुपए बैंक से निकलवाए हैं, इसमें वही पैसे हैं। इतना कहकर सुनीता जाने की जल्दबाजी के साथ बोली कि उसे पास में कुछ खरीदारी करनी है और घर पर बहुत काम पसरा पड़ा है, इसलिए वो तुरंत दुकान से चली गई। उनके जाने के बाद मुस्तफा के पास कुलदीप का फोन आया। उन्होंने फोन पर कहा कि एक आदमी बाइक पर पैसे लेने आएगा। सुनीता जो पैसे देकर गई है वो उसे दे देना। मुस्तफा ने कुलदीप को बता दिया कि सुनीता मैडम पैसा अभी अभी देकर गई है। इतनी मोटी रकम और उसे लेने के बारे में कुलदीप ने अधिक बातें नहीं बताई। दोपहर 1 बजे के करीब कुलदीप के बताए अनुसार एक आदमी काले रंग की बाइक पर आया। उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी। मुस्तफा ने समझा कि बाइक मरम्मत के दौरान ट्रायल पर होगी। हेलमेट पहने मास्क लगाए व्यक्ति ने मुस्तफा से कहा कि उसे कुलदीप ने पैसा लेने के लिए भेजा है। मुस्तफा ने इशारे से सामने बैठने को कहा और कुलदीप को फोन लगाया। तुरंत फोन रिसीव करके कुलदीप बोले, इस आदमी को पैसे दे दो। मुस्तफा ने कुछ पूछना चाहा किंतु कुलदीप ने फोन कट कर दिया। लग रहा था जैसे वो काफी हड़बड़ी में थे। मुस्तफा ने उससे बगैर कोई सवाल जवाब किए पैसे का पैकेट उसे दे दिया। पैकेट से पैसे निकालकर वो वही काउंटर पर गिनने लगा। पैकेट में 2000 और 500 के नोटों के बंडल थे। बंडल के नोट गिनते समय उसके मोबाइल पर फोन आया। उसने फोन का स्पीकर ऑन कर बोला, हाँ पैसे मिल गए हैं, मैं अभी गिन रहा हूँ। दूसरी तरफ से डांटने की आवाज आई, मैंने तुम्हें पैसे लेने भेजा है या गिनने? पैसा ले और वहां से निकल। ये आवाज कुलदीप की नहीं थी। उसके बाद मुस्तफा दुकान के कामकाज में लग गया। उसे सुनीता का फोन शाम को 5 बजे के करीब आया। उन्होंने घबराई आवाज में कुलदीप का फोन बंद होने की बात बताई। ये सुनकर मुस्तफा कुछ समय में ही दुकान बंद करके कुलदीप के घर आ गया। उस दिन बिक्री का हिसाब और पैसे उन्हें दिए और कुछ देर रुककर चला गया। इतनी जानकारी मिलने के बाद एसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और एसओजी टीम के प्रभारी अजय पाल सिंह एवं सर्विलांस टीम के प्रभारी आशीष सहरावत के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर तलाशी की कार्रवाई की। शुरुआत फोन ट्रेसिंग से की गई। इस जांच से संबंधित पल पल के जांच की जानकारी डीआईजी शरद माथुर उनसे ले रहे थे। कुलदीप के फोन की आखिरी लोकेशन बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे की मिली। मुरादाबाद पुलिस तुरंत वहां के लिए रवाना हो गई। इसकी जानकारी बिजनौर पुलिस को भी दे दी गई। प्रभाकर चौधरी ने अन्य 3 टीमों का भी गठन किया। बिजनौर जनपद की सीमाओं पर कुलदीप की आखिरी लोकेशन के आधार पर छानबीन जारी थी। फोन की लोकेशन कभी चांदपुर तो कभी नूरपुर और कभी नगीना की मिल रही थी। इस तरह से 5 जून का पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका था। रात के 8 बजे बिजनौर में कस्बा थाना शिवहरा के गंगाधरपुरा गांव में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। इसकी जानकारी शिवहरा के थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को गांव वालों ने दी थी। सूचना के आधार पर खून सना शव बरामद हुआ था।
शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके सिर और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। शव बरामदगी की सूचना और हुलिया समेत तस्वीरें तुरंत मुरादाबाद पुलिस को भेज दी गई। शव कुलदीप गुप्ता के होने की आशंका के साथ उनके भाई संजीव गुप्ता को तुरंत शिनाख्त के लिए बुला लिया गया। संजीव ने तस्वीर और हुलिये के आधार पर शव की पहचान अपने भाई कुलदीप के रूप में कर दी। इसी के साथ उन्होंने दुखी मन से इसकी सूचना अपने परिवार वालों को भी दे दी। कुलदीप की हत्या की सूचना से घर में कोहराम मच गया। सुनीता, इशिता, दिव्यांशु का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुरादाबाद की पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती हत्या के बारे में पता लगाने और हत्यारे को धर दबोचने की थी। उसी रात शव को पंचनामे के साथ बिजनौर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव कुलदीप के घर वालों को सौंप दिया गया। उनका मुरादाबाद के लोकोशेड मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर बिजनौर और मुरादाबाद जिले की पुलिस ने दोनों जगहों पर तबातोड़ छापेमारी की। कुलदीप की दुकान के कर्मचारियों से एक बार फिर से डिटेल में पूछताछ हुई। पैसा लेने आए व्यक्ति के हुलिये के आधार पर छानबीन शुरू की गई। मुस्तफा ने घटना के दिन उस वक्त और नंबर प्लेट के बगैर काली मोटरसाइकिल की मोबाइल से ली गई तस्वीर पुलिस को उपलब्ध करवा दी। पुलिस को मृतक कुलदीप की कॉल रिकॉर्ड्स भी मिल चुके थे। जल्द ही दो व्यक्तियों नंद किशोर और करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कुलदीप की हत्या के कारण की जो कहानी सामने आई वो पैसा, दोस्ती, गुमान और अपमान से पैदा हुई परिस्थितियों की दास्तान निकली। मुरादाबाद के कस्बा पाकबाड़ा के रहने वाले कुलदीप के दो बड़े भाई संजीव गुप्ता और राजीव गुप्ता के अलावा उनका अपना छोटा सा परिवार था। पत्नी सुनीता और दो बच्चों में बेटा दिव्यांशु और बेटी इशिता के साथ मिलन विहार कॉलोनी में रह रहे थे। 4 साल पहले मुरादाबाद के रहने वाले नंद किशोर से कुलदीप की मुलाकात एक शादी के समारोह में हुई। उसके बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे नंद किशोर चाव की बस्ती लाइन पार का रहने वाला था। उसके पिता मुरादाबाद रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर थे, जो रिटायर हो चुके थे। नंद किशोर खुद एमटेक की पढ़ाई पूरी कर एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसने एक दवा कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी और दवाइयों का कारोबार शुरू किया था। इस काम को शुरू करने के लिए उसने 20 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले रखा था। संयोग से लॉकडाउन में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिस कारण वो लोन की किस्त जमा नहीं कर पाया था। इस वजह से वो काफी परेशान चल रहा था। वो अपनी सारी तकलीफें कुलदीप को बताया करता था। उसने अपने कर्ज और किस्त नहीं जमा करने की मुसीबत भी बताई थी। उसे पता था कि कुलदीप का कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है। इसे देखते हुए उसने मदद के लिए उसके सामने हाथ फैला दिए। उसने 65,000 रुपए उधार मांगे और उसे विश्वास दिलाया कि पैसा जल्द वापस कर देगा। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय लगेगा। कुलदीप ने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया, मगर वो कई दिनों तक उसे टालता रहा। नंद किशोर के बार बार कहने पर कुलदीप बोला, यार तू तो पहले से ही कर्जदार है, तो मेरा 65,000 रुपए कैसे वापस कर पाएगा? और फिर तेरी इतनी औकात भी तो नहीं है। ये सुनकर पहले से ही टूट चुका नंद किशोर बहुत मायूस हो गया। उसने केवल इतना कहा कि यदि तुम्हें नहीं देना था तो पहले दिन ही मना कर देता। यहाँ तक तो ठीक था, उनकी दोस्ती पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुलदीप बार बार उसके जले पर नमक छिड़कता रहा। एक दिन तो कुलदीप ने हद ही पार कर दी। एक पार्टी में उसने नंदकिशोर की कई लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। पार्टी छोटे बड़े कारोबारियों की थी। इसमें शामिल लोगों की अपनी अपनी साख थी। कौन कितनी हैसियत वाला है और कौन किस कदर भीतर से खोखला, इसे कोई नहीं जानता था। कहने का मतलब ये था कि सभी एक दूसरे की नजर में अच्छी हैसियत वाले थे। पार्टी के दरमियान कोरोना काल में कई तरह के बिजनेस में नुकसान होने की बात छिड़ी। तब कुलदीप ने नंदकिशोर पर ही निशाना साध दिया। पहले तो उसने सबके सामने कह दिया कि वो लाखों का कर्जदार बना हुआ है। ये बात कुछ लोगों को ही मालूम थी। इस भारी बेइज्जती से नंदकिशोर तिलमिला गया। उस वक्त तो वो खून का घूंट पीकर रह गया। ऐसा कुलदीप ने उसके साथ कई बार किया। नंदकिशोर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि कुलदीप पैसे के घमंड में चूर था। बड़े बड़े दावे करना, बेइज्जती करना उसके लिए मनोरंजन का साधन बन गया था। उसने बताया कि इससे वो काफी तंग आ चुका था। तभी उसने निर्णय लिया कि वो कुलदीप को सबक जरूर सिखाएगा। उसने कसम खाई और योजना बनाकर उसमें अपनी बुआ के लड़के करमवीर और रणवीर को शामिल कर लिया। करमवीर और रणवीर दोनों सगे भाई थे। योजना के अनुसार कुलदीप की हत्या से कुछ दिन पहले रणवीर को बताया कि कुलदीप ने हाल ही में अपनी पोलो कार बेची है।
उससे मिले 4 लाख रुपए उसके पास है। पैसा हड़पने में मदद करने पर उसे भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। रणवीर इसके लिए तैयार हो गया। नंदकिशोर ने कुलदीप को अच्छी हालत में मारुति स्विफ्ट कार दिलाने का सपना दिखाया। उसी कार को दिखाने के बहाने से वो 4 जून 2021 को अपनी बाइक से कुलदीप को लेकर कांठ में डेंटल अस्पताल के सामने पहुंच गया। वहां पहले से ही करमवीर और रणवीर एम्बुलेंस लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। एम्बुलेंस करमवीर चलाता था। वहां उसने कहा कि आज ही बिजनौर जाकर पेमेंट करनी होगी। कुलदीप उसकी बातों में आ गया। उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गया। रास्ते में नंदकिशोर ने शराब की एक बोतल खरीदी। आगे चलकर फ्योरा कस्बे में गाड़ी रोककर तीनों ने शराब पी। कुलदीप जब शराब के नशे में धुत हो गया तब नंदकिशोर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उससे बोला अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो 4 लाख रुपए मंगवा ले, मरता क्या ना करता। कुलदीप ने अपनी पत्नी सुनीता को फोन करके पैसे दुकान पर मंगवा लिए। इधर नंदकिशोर ने करमवीर को भेजकर दुकान से वो पैसे मंगवा लिए। पैसा मिल जाने पर भी नंदकिशोर ने उसे नहीं छोड़ा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर का मीटर खोलने वाले औजार से उसने कुलदीप के सिर पर कई वार कर दिए। नशे की हालत में होने की वजह से कुलदीप खुद को संभाल नहीं पाया। कुछ समय में ही उसकी वही मौत हो गई। बाद में कुलदीप के शव को एम्बुलेंस में डालकर धामपुर, नगीना, नजीबाबाद और भी कई जगह लेकर घूमते रहे। अगले दिन 5 जून को रात के 8 बजे उन्होंने शव को गंगाधरपुर के सड़क पर डालकर दोनों मुरादाबाद वापस लौट आए। मुरादाबाद पुलिस ने नंदकिशोर और उसके साथी से 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। पूछताछ में नंदकिशोर ने इस योजना में शामिल 2 और लोगों के नाम बताए। उसके बताए सुराग से एक पकड़ा गया, लेकिन रणवीर 50,000 रुपए लेकर फरार हो चुका था। बताते हैं कि कुलदीप के गले से 3 तोले का लॉकेट भी गायब था। मुरादाबाद पुलिस ने 7 अक्टूबर 2021 को प्रेस वार्ता करके पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।